अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक बायोलॉजी केपीके की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में हमने बेसिकली पढ़ना है वायरसेस को। हमने ए सेलुलर लाइफ में बेसिकली वायरसेस को ही डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला टॉपिक है हमारा जस्टिफाई द स्टेटस ऑफ वायरसेस अमंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमने ये वाली बात देखनी है कि वायरसेस आइदर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, हमने ये चीज़ पढ़नी है। फिर हमने ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस सिंस ईयर डिस्कवरी, हमने वायरसेस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, हाउ वायरसेस वर डिस्कवर्ड। फिर हमने पढ़ना है क्लासीफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट एंड स्ट्रक्चर, वायरसेस की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, फ्लू वायरस एंड HIV, इनके स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस करना है। जस्टिफाई अ वायरस मस्ट हैव अ होस्ट सेल टू पैरासिटाइज इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, हमने वायरसेस के पैरासाइटिक नेचर को डिस्कस करना है। एक्सप्लेन हाउ अ वायरस सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, हमने ये देखना है कि वायरसेस अपने आप को कैसे बचाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से। फिर डिटरमिन द मेथड अ वायरस employs to survive pass over a unfavorable condition when it does not have a host to complete its life cycle, जब वायरसेस के पास उनका लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका होस्ट नहीं होता, तब वायरसेस कैसे सर्वाइव करते हैं। डिस्क्राइब द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द वायरस, हमने ये देखना है कि बैक्टीरियोफेज रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। आउटलाइन द यूजेज ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने वायरसेस का यूज़ देखना है कि हम वायरसेस को अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द HIV की लाइफ साइकिल के बारे में बात करना, हमने देखना है कि हाउ HIV रेप्लिकेट्स। जस्टिफाई द नेम ऑफ द वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बाय एस्टेब्लिशिंग टी हेल्पर सेल ऑन द बेसिस ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमने ये देखना है कि हमारे जो टी सेल्स हैं वो कैसे HIV की रेप्लिकेशन में हेल्पफुल साबित होते हैं, या HIV कैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को यूटिलाइज करता है फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। रीजन आउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द HIV ऑन द होस्ट सेल, हमने देखना है कि HIV की स्पेसिफिसिटी को देखना है। लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ द एड्स, फिर हमने एड्स के सिम्टम्स को देखना है। हमने ये देखना है कि एड्स अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कैसे कॉज करता है। फिर हमने देखना है ट्रीटमेंट ऑफ द अवेलेबल ऑफ द एड्स की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। लिस्ट सम कॉमन कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द HIV ट्रांसमिट कैसे होती है। फिर हमने देखना है कि कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज़ के बारे में हमने बात करनी है कि कौन कौन सी वायरल डिजीज़ और उनके सिम्टम्स और उनके ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है। हेपेटाइटिस, हर्प्स, पोलियो, लीफ कर, ये प्लांट की एक डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ ऑफ कॉटन। फिर इसी तरीके से लिस्ट द स्ट्रक्चर सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ईच अबव मेंशन डिजीज़, ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती हैं। असेस फ्रॉम द गिवन डाटा इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन कॉटन लीफ कर, फिर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में वायरल डिजीज़ की वजह से कितना नुकसान होता है। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, इसी चैप्टर में हमने प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स के बारे में भी बात करनी है। लिस्ट द डिजीज़ कॉज बाय द प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, और ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। सो दीज आर द सम टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात करनी है। इंट्रोडक्शन में हमने जो बात करनी है दैट इज कि सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आएगा कि वायरसेस आर अबंडेंट इन नेचर। हाँ जी, वायरसेस जो होते हैं दे आर वेरी मच मोर इन नंबर इन द नेचर। हमारे नेचर में वायरसेस का नंबर बहुत ही ज़्यादा है। जस्ट लाइक जिस तरह हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, दे आर एवरीवेयर, वायरसेस भी तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। एंड कैन इन्फेक्ट एंड पैरासिटाइज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैमल्स। नाउ यहाँ पर मुझे दो बातें डिस्कस करनी है, और वो दो बातें कौन सी हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर कि सारे के सारे जो वायरसेस होते हैं ना, ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। आपको कोई भी वायरस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। जितने भी वायरसेस हैं वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक हो गया। अब चूंकि ये पैरासाइट्स हैं, लिहाजा ये करते क्या हैं जी, दे हैव द एबिलिटी टू इन्फेक्ट, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी अपने ये होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देंगे जी, अपने होस्ट में ये डिजीज़ कॉज करेंगे जी। ठीक हो गया। तो पहले नंबर पर वायरसेस सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, और दूसरे नंबर पर चूंकि ये पैरासाइट्स हैं तो ये अपने होस्ट के अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे। नाउ यहाँ पर हमने एक बात करनी है कि वायरसेस जो होते हैं दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया टू मैमल्स। नाउ बैक्टीरिया टू मैमल्स, वायरसेस
पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि वायरसेस से इन्फेक्ट ना होता हो। यहाँ पर एक एमसीक्यू आता है और वो एमसीक्यू ये है कि वायरसेस जो होते हैं वो किन तरह के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो ये याद रखना, वायरसेस 5 के 5 किंगडम्स को इन्फेक्ट करने वाले ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं। मीन्स दैट कि वायरसेस आर द ओनली स्ट्रक्चर्स जो कि पांचों की पांचों किंगडम को इन्फेक्ट कर सकती हैं। मीन्स दैट वायरसेस आपको बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करेंगी। हाँ, वायरसेस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। हम आगे जाकर पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। दूसरे नंबर पर वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं? वायरस प्रोटिस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको भी पैरासिटाइज करते हैं। फिर इसी तरीके से वायरसेस किन को इन्फेक्ट करते हैं? वायरस फंजाई को भी इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हाँ जी, बहुत से ऐसे वायरसेस हैं जो कि फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, हम उन्हें माइको वायरस बोलते हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से वायरसेस प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, हम आगे जाकर देखेंगे। जिस तरह भी ये वाली डिजीज़ हमने पढ़नी है, दैट इज लीफ कर्ल्ड वायरस ऑफ द कॉटन। कॉटन एक प्लांट है, तो वायरसेस प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज के वायरसेस एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जस्ट लाइक HIV एंड फुट एंड माउथ डिजीजेस। ये ऐसी डिजीजेज हैं जो कि वायरस की वजह से होती है। तो यहाँ पर वन लाइन में मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ कि वायरसेस आर द ओनली स्ट्रक्चर्स दैट कैन इन्फेक्ट ऑल 5 किंगडम्स। पांचों के पांचों किंगडम को ये इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक हो गया। नाउ दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज। हाँ जी, वायरसेस जो होते हैं दे आर द वन ऑफ द सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, यानी ये कुछ एंटिटीज का मतलब है स्ट्रक्चर्स। वायरसेस जो होते हैं ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ सिंपल स्ट्रक्चर? वायरसेस सिंपल स्ट्रक्चर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वायरसेस सिर्फ दो ही तरह के मॉलिक्यूल्स पर मिलकर बने होते हैं। कितनी तरह के? 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर ही मुश्तमिल होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर ही ये मुश्तमिल होते हैं। और ये कौन से होते हैं जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? नंबर 1, पहले नंबर पर आता है प्रोटीन्स, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं जी न्यूक्लिक एसिड्स। तो वायरसेस सिर्फ दो ही तरह के बायोमोलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। दैट्स वाई वी नेम देम द सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज। जी हाँ, ये सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, कंपोज ऑफ अ स्मॉलर नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्मॉलर नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम सब लोग जानते हैं कि वी हैव 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यस, 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिनमें से सिर्फ 2 ही तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वायरसेस में पाए जा रहे होते हैं, विच आर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक हो गया। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स पाए जा सकते हैं, लेकिन वो होस्ट की मेम्ब्रेन से ड्राइव किए जाते हैं या होस्ट ही इन्हें बनाकर देता है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ही पाए जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। प्रोड्यूस्ड बाय एंड थस ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दे इन्फेक्ट। हाँ, कि वायरसेस जो होते हैं ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड ये कहाँ से बनवाते हैं? जो होस्ट जिस होस्ट से अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे वही होस्ट इन्हें ये सारी चीज़ें बना कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म द इन्फेक्ट, यानी अपने ही होस्ट से ये चीज़ें ले लेते हैं। वायरसेस कॉज मैनी डिजीजेज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हाँ जी, वायरसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के कॉज हैं, जिसमें हमारे पास आता है अमंगस्ट देम द ह्यूमन वायरसेस, जस्ट लाइक अमंगस्ट देम द ह्यूमन वायरसेस। अगर मैं इंसानों के वायरसेस की बात करूं, ऐसे वायरसेस जो कि इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनमें आएगा हमारे पास स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और फिर हेपेटाइटिस। ये हम वो वाली डिजीज़ हैं जो बड़ी कॉमन डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। इसी तरीके से ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस। ठीक हो गया जी। मीजल्स, खसरा एंड द स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। ये सार्स बेसिकली एक लंग्स की डिजीज़ है जिसमें हमें सांस की तकलीफ हो जाती है। और एट द लास्ट कोरोना वायरस। हाँ, हम सब लोग कोरोना वायरस को जानते हैं कि आज से 5 साल पहले कोरोना वायरस जो था वो हमारी ज़िंदगियों में ही आया था। ठीक हो गया। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं? जस्ट लाइक पोलियो, हमने तो बचपन में पोलियो की वैक्सीन्स भी लगाई हुई हैं, पोलियो की वैक्सीन्स भी पी हुई हैं। फिर इसी तरीके इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू वायरसेस है, जो कि हमें फ्लू कॉज करता है, और कोरोना, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हम जानते हैं। इसी तरीके से मीजल्स की भी वैक्सीन्स हमें बचपन में लगी हुई है, आर पर्टिकुलरली नॉन। ये ऐसे डिजीज़ हैं जो कि वायरल डिजीज़ हैं और हम इन्हें अच्छे से जानते हैं। वाइल एंटीबायोटिक्स कैन बी अफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कॉज बाय द बैक्टीरिया, दीज ट्रीटमेंट्स आर इनफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस एंड मोस्ट कंट्रोल मेजर रिलाई on the
वैक्सीन्स और रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स टू एनकरेज द बॉडीज ऑन डिफेंस। हाँ, यहाँ पर ये बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस, याद रखिएगा कि वायरसेस जो होते हैं ना, दे आर इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। वायरसेस आर इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, मीन्स दैट एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, दे आर इनअफेक्टिव टुवर्ड्स वायरसेस। क्यों? क्योंकि याद रखना कि जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, उनका मोड ऑफ एक्शन ये होता है, या तो वो करते क्या है, वो सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं, या फिर वो करते क्या है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, या फिर वो एंजाइम्स के इनहिबिटर बन जाते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक्स अपना काम करती हैं। तो वायरसेस के अंदर ना तो सेल वॉल होती है, ना ही सेल मेम्ब्रेन होती है, ना ही उनके एंजाइम्स का इनहिबिटर, क्योंकि ये होस्ट के एंजाइम को यूज़ करता है। दैट्स वाई एंटीबायोटिक, जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो वायरसेस के अगेंस्ट इनफेक्टिव साबित होती हैं। लिहाजा कोई भी, अगर हमें कोई भी वायरल डिजीज़ हो जाए तो हम एंटीबायोटिक से वायरसेस का इलाज या वायरल डिजीज़ का इलाज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट इनफेक्टिव होती हैं, तब फिर हम वायरसेस का इलाज कैसे करते हैं? तो याद रखना कि वायरसेस के इलाज के लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज होती हैं। नंबर 1, पहली जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ वैक्सीन, कि वायरसेस को हम कैसे रोक लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स। और दूसरा ये होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ही इतना काबिल बनाते हैं, इतना एफिशिएंट बना देते हैं कि वो वायरसेस से हमें बचाव देते हैं। मिसाल के तौर पर हम आगे जाके चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ख़ास तरह की प्रोटीन्स पैदा करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती हैं, और ये हमारी बॉडी से खुद पैदा करती है नेचुरली। ठीक हो गया। तो वायरसेस को हम कैसे रोक सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स एंड बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन्स। ठीक हो गया। ये हमने चैप्टर नंबर 13 में जाकर पढ़ना है। और रिलीफ ऑफ द सिम्टम टू एनकरेज द बॉडी ऑन डिफेंस। वायरसेस आल्सो कॉज मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज। हाँ, वायरसेस बहुत सी प्लांट डिजीजेस भी कॉज करते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज लॉसेस इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ना भी है कि वायरसेस लीफ कर्ल डिजीज ऑफ प्लांट कॉज कर देता है। ठीक हो गया। ये हमने एट द एंड ऑफ द चैप्टर भी यहाँ पर जाकर पढ़नी है डिजीज़। फिलवक्त अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट्स वाई हम इसके बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ये हमने लास्ट में जाके ये वाली डिजीज़ पढ़नी है। ठीक हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वायरसेस। ये वायरसेस का सारा इंट्रोडक्शन है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेटस ऑफ द वायरसेस। वायरसेस का स्टेटस क्या है? याद रखना कि ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। केपीके की बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो बेसिकली 4 मार्क्स का होता है, और इस चैप्टर का जो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, स्टेटस ऑफ द वायरसेस। वायरसेस का स्टेटस क्या होता है? तो मैं भी पढ़ा देता हूं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपने वायरसेस के इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने कैसे लिखना होगा, आपने इसको लाइन लगा के लिखना होगा। कैसे? आप एक तरफ क्या करेंगे, आप एक तरफ लिविंग करैक्टर लिखेंगे और दूसरी तरफ कौन से करैक्टर लिखेंगे, नॉन लिविंग करैक्टर आपने लिखने हैं। ठीक हो गया। एक तरफ लिविंग करैक्टर और नॉन लिविंग करैक्टर। नाउ अब मैं बारी बारी पढ़ता हूं कि वायरसेस के लिविंग करैक्टर कौन से, नॉन लिविंग करैक्टर। वायरसेस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन। हाँ, ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ जी, वायरसेस के कुछ करैक्टर हमारे पास लिविंग है और कुछ करैक्टर हमारे पास नॉन लिविंग है। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज वायरसेस पोजेस डीएनए और आरएनए। नंबर 1, ये सबसे पहला करैक्टर है कि वायरसेस के पास क्या होता है, जीनोम पाया जाता है। हाँ जी, वायरसेस या तो डीएनए रखते हैं या फिर आरएनए रखते हैं। रिमेंबर दैट दोनों साथ साथ नहीं होते। वायरस या तो डीएनए रखेंगे या फिर आरएनए रखेंगे। दूसरे नंबर पर दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ, वायरसेस रिप्रोड्यूस भी करते हैं। याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो वायरसेस के अंदर रिप्रोडक्शन भी होती है। रिमेंबर दैट वायरस रेप्लिकेट भी करते हैं। ठीक है। तीसरा करैक्टर है दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जी हाँ, वायरसेस करते क्या है, वायरसेस अपने आप को म्यूटेट भी करते हैं। दे
दे मे हैव चेंजेस इन देयर डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के अंदर ये चेंजेस हो जाती है, जो कि एक लिविंग करेक्टर है। सो दिस इज द थर्ड करेक्टर एंड आल्सो पोजेस द एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड शो इरिटेबिलिटी। और ये चौथा करेक्टर है कि वायरसेस क्या करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी उनमें डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं। इरिटेबिलिटी का मतलब है कि उनमें ये डिस्टर्बेंस कॉज कर देते हैं। और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट। ठीक हो गया। तो लिविंग करेक्टर कितने लिखे हुए हैं हमारी बुक में, 4 करेक्टर लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं नॉन लिविंग करेक्टर की। नॉन लिविंग करेक्टर कौन से हैं, यहां पर आप एक हेडिंग दे दें, दैट इज नॉन लिविंग करेक्टर। ये हेडिंग ऊपर वाली जो हेडिंग है दैट इज लिविंग करेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दीज लिविंग करेक्टरिस्टिक्स वायरसेस पोजेस सम नॉन लिविंग करेक्टर्स, दे आर सबसेलुलर। हाँ, वायरसेस क्या होते हैं, सबसेलुलर और नॉन सेलुलर। याद रखना कि वी हैव 3 टर्मिनोलॉजीज, हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। नंबर 1 सबसेलुलर, नंबर 2 नॉन सेलुलर एंड नंबर 3 ए सेलुलर। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हैं और इनका मतलब एक ही है कि वायरसेस आर नॉट सेल्स। रिमेंबर दैट। ए सेलुलर का मतलब ये है कि वायरसेस आर नॉट सेल्स, ये चीज याद रखना, वायरसेस आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है। याद रखिएगा कि सेल होने के लिए आपने 3 क्राइटेरिया पूरे करने हैं, और वो 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं। नंबर 1, एक सेल, हम उसे सेल बोलेंगे जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। नंबर 2, सेल के पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए। एंड नंबर 3, एक सेल के पास क्या चीज़ होनी चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। तो रिमेंबर दैट वायरसेस के पास ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं, लिहाजा हम वायरसेस को सेल कंसीडर ही नहीं करते। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कि वायरसेस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम नहीं करती। ठीक हो गया। तो वायरसेस आर सब सेलुलर, नॉन सेलुलर। ठीक है। दे डू नॉट रेस्पायर और एक्सक्रीट, ये हमारे पास दूसरा करेक्टर है कि वायरसेस ना तो रेस्पायरेशन करते हैं ना ही ये एक्सक्रीट करते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब होता है एनर्जी, वायरसेस के अंदर कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन करने का कोई भी सोर्स नहीं है, और ना ही उनका कोई वेस्ट मटेरियल पैदा होता है। तो ये दूसरा करेक्टर है। एंड कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड इन मच ऑफ द सेम वे एज अ केमिकल। और हाँ, और तीसरा करेक्टर क्या है कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में कई सालों तक हम इन्हें सेव करके रख सकते हैं, जो कि एक नॉन लिविंग करेक्टर है, क्योंकि लिविंग करेक्टर को हम लिविंग चीज़ों को हम इतनी देर तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो वायरसेस आर नॉन लिविंग। वायरसेस पोजेस लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर। तो अब हमने 4 लिविंग करेक्टर देखे और 3 नॉन लिविंग करेक्टर देखे। मैं दोबारा बता देता हूँ। दोबारा बताने का मतलब होता है कि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये एक 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और आपने कैसे लिखना है कि दरमियान में लाइन लगानी है, 4 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर लिखने हैं नॉन लिविंग के। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब हमने बात करनी है वायरसेस के डिस्कवरी के बारे में कि वायरसेस डिस्कवर कैसे हुए थे। नाउ पहला पॉइंट है हमारे पास, बाय द लेट 1800 पायनियर्स बायोलॉजिस्ट। पायनियर का मतलब होता है बुनियाद रखने वाले, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। एक्चुअली में ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। ये आज से 2 सदियां पहले हमारे पास ये बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे थे, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये आज के दौर के आप स्टीफन हॉकिंग की तरह के ये साइंटिस्ट थे। ये उनका रुतबा उतना ही था कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच had demonstrated that bacteria cause many diseases of man and other organism। दुनिया में पहली दफ़ा लुइस पास्चर ने बताया था कि डिजीजेस जो होती हैं वो पैथोजेंस की वजह से होती हैं। हालांकि इससे पहले जो लोग जानते थे वो कहते थे कि किसी को भी कोई भी डिजीज़ होती है ना तो उसको जिन या आसेब वगैरह होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता था क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। दैट्स वाई लोग ये समझते थे कि डिजीज़ का कोई कॉज और होता है। लेकिन ये लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच ने बताया था कि एक्चुअली में ये जो डिजीज़ होती हैं इनके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सो दे वर द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस दुनिया को बताया था कि डिजीज़ के पीछे या तो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म होते हैं। रिमेंबर दैट ये उस वक्त वायरसेस डिस्कवर नहीं हुए थे 1800 में एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हाउएवर कैजुअल एजेंट ऑफ सम डिजीजेस पजल्ड देम। हाँ, कुछ डिजीजेस ऐसी थी जिनका कॉज इन्हें नहीं मिल रहा था। लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच को कुछ डिजीजेस का सामना ऐसा था जिनका उन्हें कॉज नहीं मिल रहा था। हम उन्हें बोलते थे अननोन कॉज हम उन्हें बोल रहे थे। ठीक हो गया। वन सच डिजीज वाज टोबैको मोज़ैक डिजीज। टोबैको मोज़ैक डिजीज को हम शॉर्टली बोलते हैं TM, टोबैको मोज़ैक डिजीज। टोबैको मोज़ैक प्लांट की एक ऐसी डिजीज है जिसमें प्लांट के जो लीफ होते हैं ना, लेट सपोज ये प्लांट का लीफ है तो ये प्लांट के जो लीफ होंगे ये कर्ल होना शुरू हो जाएंगे जी। और कौन से लीफ? यंग लीफ कर्ल हो जाएंगे। तो ये डिजीज किसकी वजह से होती थी किसी को कोई आइडिया नहीं था। द एजेंट ऑफ दिस डिजीज कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड। हाँ,
और जो भी एजेंट ये डिजीज़ कॉज कर रहा था, टोबैको मोज़ेक डिजीज़, वो करता क्या था, वो बेसिकली ट्रांसफ़र होने की सलाहियत रखता था। हाँ जी, वो क्या करता था, ट्रांसफ़रेबल था। वो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से निकलकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकता था और उनमें भी डिजीज़ कॉज कर देता था। यही वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि द एजेंट ऑफ दिस डिजीज़ कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। अपने ही काइंड के ऑर्गेनिज्म को बीमार करने की सलाहियत रखता है। दिस वाज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1892 बाय अ रशियन बायोलॉजिस्ट नेम्ड आइवानोस्की। डिमिट्री आइवानोस्की वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये सबसे पहले इस डिजीज़ पर काम किया था, और ये सबसे पहला काम था वायरल डिजीज़ पर। ठीक हो गया, बाय किसी भी साइंटिस्ट की मदद, किसी भी साइंटिस्ट की तरफ से। बाय 1900 सिमिलर डिजीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस दैट हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी बायोलॉजिस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इन 1998 it was demonstrated that the viruses from the blisters का मतलब होता है छाले, produce on the diseased stock, disease का मतलब है मरे हुए स्टॉक, को ट्रांसमिट फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। याद रखना, ये जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके उनके टांगों पर और माउथ पर क्या होती है, डिजीज़, उनके छाले बनना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़। अब ऐसे जो जानवर जो कि मर चुके हैं, उनसे भी ये डिजीज़ फैल सकती थी बाकी हेल्दी जानवरों को। ठीक हो गया, ये 1898 में ये बात पता चली। इट वाज गिवन द नेम फिल्टरेबल वायरसेस। अब ये फिल्टरेबल वायरसेस क्या है, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास लेट सपोज दैट एक फ़िल्टर है हमारे पास। ठीक है, अब फिल्टर के दरमियान में ना छोटे छोटे सुराख हैं हमारे पास। अब हम करते क्या थे कि वायरस, कोई भी सोल्यूशन होता था ना जो कि वायरल डिजीज़ का या बैक्टीरियल डिजीज़ का सोल्यूशन होता था, अगर मैं उसको क्या करता था, यहाँ से पास कर देता था ना, तो नीचे हमारे पास जो सोल्यूशन आता था ना, उसमें वो पैथोजन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि होता ये था कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, अगर इसमें कोई पैथोजन था तो वो पैथोजन क्या करेगा, ऊपर ही ट्रैप हो जाएगा, वो नीचे वाले नहीं आएगा। ठीक है, जब वो नीचे नहीं आएगा, लिहाजा हम उससे क्या करेंगे, वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा, वो सोल्यूशन पाक हो जाएगा। लेकिन वायरसेस के केस में ऐसा नहीं था कि वायरसेस सारे के सारे फिल्टरेबल थे, मतलब मैं उनको सेपरेट नहीं कर पाता था इस टेक्निक के ज़रिए से। द वायरसेस दैट कैन पास थ्रू अ फिल्टर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। यानी वायरसेस का साइज इतना छोटा था कि वो इस फिल्टर पेपर से या इस फिल्टर से पास हो जाते थे, लिहाजा मैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकता था जैसा कि मैं बैक्टीरिया को सेपरेट कर लेता था। बाय 1930 मोस्ट पीपल बिलीव दैट द वायरसेस आर स्मॉल पार्टिकल्स नॉट विजिबल थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ जी, 1930 तक ये वाली बात थी कि वायरसेस इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा नहीं जा सकता। कहता है इन 1935 WM स्टेनले प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस। ये वही प्लांट है, ये वही डिजीज़ है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी, TMD, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ठीक है, उसने क्या किया, TMD यानी उसने टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट तैयार किया। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द आइसोलेटेड वायरसेस अपीयर्ड एज सिल्वरी क्रिस्टल्स कंपोज्ड ऑफ मैनी रॉड शेप स्ट्रक्चर। ये देखिएगा ज़रा, ये था हमारे पास जो कि उसने डिस्कवर किया था। ये उसकी पिक्चर है जो कि उसने एक्सट्रैक्ट से, ये जो कि TMV का जो एक्सट्रैक्ट था, उसने वहाँ पर ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि वायरसेस हमारे पास रोड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहे हैं, और इसने उसको क्रिस्टलाइज कर लिया था। आइसोलेटेड composed of rod shaped structure, isolated purified extract from the cell of the host revealed that the TMV as a dead particle। चूँकि उसने जब इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ही फाइंड आउट दैट के वायरसेस सारे के सारे डेड पार्टिकल्स होते हैं। दिस स्टार्टेड अ डिबेट वेदर वायरसेस आर लिविंग और डेड, और यहीं से ये बात पता चली कि क्या वायरसेस लिविंग हैं या डेड हैं। WM स्टेनले, और इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए WM स्टेनले ने क्या किया, टू प्यूरिफाइड TMV डिजॉल्व इन अ वाटर एंड रब इट ऑन द लीफ ऑफ द हेल्दी टोबैको प्लांट। अब ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थे ना, सारे के सारे ये तो डेड थे। अब इसने क्या किया, WM स्टेनले ने क्या किया कि इस वायरसेस को पानी में डाला, और पानी में डालकर इसका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। पानी में डालकर उसका क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। हाँ, जब उसने सॉल्यूशन बनाया ना, सॉल्यूशन बनाकर उसने क्या किया, हेल्दी लीव्स के ऊपर डाल दिया। जब उसने हेल्दी लीफ के ऊपर डाला तो बच्चे जी उसके ऊपर भी वो ब्लिस्टर्स आना शुरू हो जाएंगे, बेसिकली उनके लीफ भी कर्ल होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर ये वाली बात पता चली कि अभी जो वायरस हमें डेड दिखाई दे रहे थे, उन्हें जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिली हैं तो वो सारे के सारे जो वायरस से वो लिविंग बन गए हैं। तो यहीं पर ही ये वाली बात पता चली कि द लीव सून शॉर्ट टुवर्ड मोर्टल कंडीशन।
ठीक है, characteristics of the TMV, it was found that the viruses had reproduced itself in the living cell of the host. This proved that the viruses had the same living character. और इसी एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि वायरसेस लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग करेक्टर भी रखते हैं। यहाँ पर हमें ये वाली बात पता चली, अगर वायरसेस को मैं होस्ट के बाहर निकाल दूँ तो सारे के सारे वायरस क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वायरस को होस्ट में दोबारा इंसर्ट कर दूँ, वहाँ पर होस्ट में इनको अटैच कर दूँ, तो क्या हो जाएंगे, वायरस अगेन लिविंग बन जाएंगे। ठीक हो गया। नाउ दिस इज द डिस्कवरी, ये आपने जनरल पढ़ना है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। हाँ, एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि किसने क्या क्या काम किया, तो ये टॉपिक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। अब तीसरा हमारा टॉपिक है, दैट इज वायरल क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस। ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। वायरसेस को क्लासीफाई कैसे किया गया है? वायरसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। वायरसेस को मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर क्लासीफाई किया गया है, एंड टाइप ऑफ द होस्ट दे इन्फेक्ट, और जो होस्ट इन्फेक्ट किया जाता है वहां से। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी देयर आर थ्री। मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर यानी शेप की बुनियाद पर वायरसेस तीन तरह के हैं। नंबर वन, स्फेरिकल वायरसेस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पोलियो वायरसेस। वायरसेस जो कि बिल्कुल सफेयर लाइक होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे जी, पोलियो वायरसेस। इसकी एग्जांपल है, बिल्कुल सफेयर लाइक होंगे। दूसरे आते हैं टैडपोल शेप वायरसेस, एग्जांपल बैक्टीरियोफेज। अब ये टैडपोल हमारे पास कैसे होते हैं, ये हैं जी हमारे पास टैडपोल वायरसेस। इसको हमने आगे भी जाकर पढ़ना है, ये इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज अ टैडपोल वायरस। ठीक हो गया। बैक्टीरियोफेज इस टाइप में आते हैं, बैक्टीरियोफेज इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आता है रोड शेप वायरसेस। ये वाले वायरसेस रोड शेप है, जिसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये तो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ शेप या मॉर्फोलॉजी। दूसरी क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन है, वायरसेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। नाउ पहले नंबर पर वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल्स। जी हाँ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, दे आर द पैरासाइट्स ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड कॉज डिजीजेज इन दैम। कॉमन डिजीजेज इन मैन आर पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया था कि वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैंने बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीटेस्ट का एमसीक्यू के वायरसेस आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्फेक्ट ऑल 5 किंगडम्स। जी हाँ, तो पहले नंबर पे आते हैं एनिमल वायरसेस, दूसरे नंबर पे आते हैं प्लांट वायरसेस। दीज आर द पैरासाइट्स ऑन द प्लांट एंड कॉज डिजीज इन दैम। जी हाँ, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक अभी हमने पढ़ा था कि लीफ कर्ल वाला, ये हम पढ़ेंगे जी यहाँ पर, लीफ कर्ल वायरसेस। ठीक हो गया जी। और तीसरे नंबर पर आता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसे हम शॉर्टली फेज वायरस भी बोलते हैं। द वायरसेस पैरासाइट्स ओनली ऑन बैक्टीरिया। ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं। इन्हें हम आगे जाकर पढ़ेंगे। T2 एंड T4 वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं जी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का, विच वुड बी दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सम रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस। आज के लेक्चर में कोई बात ना समझ आई हो तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो विश यू गुड लक बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़।